तुम लोग को पहले जोहार। और आज हम लोग बात करेंगे कलहन के बारे में। जब भारतीय वाङ्मय लिटरेचर साहित्य की चर्चा होती है तो उसमें एक प्रश्न आता है कि भारत में इतिहास की पुस्तिका कौन है, सबसे इतिहास की पुस्तिका कौन है। तो आप लोग बोलते हैं राजतरंगिणी। तो उसी राजतरंगिणी के जो लेखक थे वह कलहन है। कलहन द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है राजतरंगिणी, भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक, दुनिया के समस्त इतिहासकारों और साहित्यकारों में यह मानी जाती है। तो जब आज हम लोग उसी कलहन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले कलहन के जीवन वृत्त के संबंध में पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता है। कलहन के माने कौन थे, नहीं थे, क्या थे, एक लंबा कोई बायोडाटा उनका नहीं है, परंतु जो समकालीन हमारे पास स्रोत उपलब्ध है उसके आधार पर हम लिखते हैं कि कलहन कश्मीरी ब्राह्मण थे तथा भार्गव कुल के शाश्वत शाखा के संबंध रखते थे। ये जैसे हम बाणभट्ट को कहते थे कि बाणभट्ट भी शाश्वत सारस्वत शाखा और भार्गव कुल के थे, तो ये विद्वानों की सबसे उच्च कोटि की कुल थी जो इतिहास और साहित्य की रचना में प्रवीण हुआ करते थे। इतिहासकार स्टीफन कहते हैं कि उनके पिता कंपक इनके पिता का नाम था। वे हर्ष के दरबार में मंत्री हुआ करते थे और हर्ष की मृत्यु के बाद उस दरबार को छोड़कर पुनः कश्मीर आ जाते हैं और 1135 में इनके पिता की मृत्यु होती है। कलहन की प्रसिद्ध पुस्तक जैसा अभी हम बात कर रहे थे राजतरंगिणी, कलहन ने इसे 1148 ईस्वी को लिखना प्रारंभ किया और लगभग 2 वर्षों में इसको इन्होंने पूरा कर लिया। वार्डर जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन पर बहुत इनकी पुरानी पुस्तक है और प्रोफेसर जगन्नाथ जी ने इसका अनुवाद भी किया है, वार्डर ने इसे भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध इतिहास कहा है। और इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है, संपूर्ण देश का इतिहास न होकर इसमें सिर्फ कश्मीर का इतिहास लेखन हुआ है, किंतु इसमें किसी एक अथवा विशेष राजवंश का उल्लेख नहीं है। जैसे बाणभट्ट ने हर्ष के बारे में लिखा, लेकिन राजतरंगिणी में किसी राजा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि विभिन्न राजाओं, अनेक राजवंशों के बारे में इसमें दिया हुआ है। यह 8000 इसमें मंत्र हैं और यह 8 अध्यायों में यह पुस्तिका है। इसकी प्रमाणिकता संस्करण ऑरेल स्टीन ने इसका अनुवाद किया है और इस ग्रंथ को अध्ययन के लिए हम कम से कम 3 भागों में बांटकर देखेंगे। इसका जो प्रथम भाग है 1 से 3 अध्याय, इसमें कलहन ने जो समसामयिक परंपराएं हैं और उस समय की जो घटनाएं हैं उसके बारे में इन्होंने अध्याय 1 से अध्याय 3 तक में लिखा है। और इसका जो द्वितीय भाग है जिसमें इन्होंने अध्याय 4 से अध्याय 6 तक को समाहित किया है, इसके अंतर्गत उत्पल राजवंश, कश्मीर का उत्पल राजवंश और कार्टोका, ये 2 राजवंशों के इतिहास का इन्होंने इसमें चर्चा किया है। और इसके पूर्ववर्ती इतिहासकारों तथा समकालीन इतिहासकारों से इन्होंने सामग्री भी, मटेरियल भी इसके लिए एकत्र किया है। जैसे हम लोग आज भी रेफरेंस देते हैं, यह पहली पुस्तक है जिसमें रेफरेंस दिया है। जैसे महाकाव्यों में देखेंगे वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास रामायण या महाभारत या किसी पुराण वगैरह में वो रेफरेंस नहीं है, और उसी रेफरेंस के न होने के कारण, तिथियों के आगे पीछे या तिथियों के न होने के कारण जो पश्चिमी इतिहासकार, जिसको हम पाश्चात्य इतिहासकार, फॉरेन राइटर कहते हैं, वो कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लिखने
नहीं आता है। लेकिन इन्होंने इन उत्पल राजवंश में और ये क्या कारकोटा राजवंश के इतिहास में रेफरेंस दिया है। और जो तीसरा हम भाग इसके करते हैं, यानी अध्याय 7 और 8 के अंतर्गत ये कश्मीर के अन्य 2 राजवंश, जो लौहर राजवंश है, 2 राजवंश, उसके इतिहास को इन्होंने लिखा है, जिसे अपने व्यक्तिगत ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन तथा संग्रहित साक्ष्य के आधार पर इन्होंने उस बातों को लिखा है। यानी 3 अध्यायों में आप, ये 2 अध्याय है जिसमें उत्पल और कारकोटा 2 लौहरा वंश के हैं। एक के लिए इन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ लिया है और दूसरे के लिए इन्होंने अपने आंखों देखी जो विजुअल सोर्सेज है, मौखिक सोर्सेज है, उसका इन्होंने इसमें उपयोग किया है। राजतरंगिणी विषय वस्तु समकालीन है या सम्यक है। उसमें कश्मीर की उत्पत्ति पौराणिक मनोव्यवस्था के परंपरा अनुसार वर्णित है। पौराणिक शासकों के अनंतर मातृगुप्त एवं विक्रमादित्य द्वितीय, कुषाण, हुण, मौर्य, अशोक, कारकोटक शासन इत्यादि का उसमें पूरा इतिहास वर्णन किया गया है। और इसी आधार पर कुछ विद्वान अपने प्राचीन भारतीय इतिहास इनको स्वीकार करते हैं। ये कश्मीर में ये अनेक राजवंशों, 4, 5, 6 जो राजवंशों है उसकी तो चर्चा करते ही हैं। उसके अलावा ये अशोक के बारे में भी लिखते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में और देश के अन्य सल्तनत के बारे में लिखते हैं। यही कारण है कि इनको राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकारों में जोड़ा जाता है या माना जाता है। परंतु इनकी कवि प्रतिभा और उसमें साक्ष्यों में जो पौराणिकता का अवलोकन करने पर कुछ लोग इनको इतिहासकार न मानकर कवि मानते हैं और ये कहते हैं जो साहित्य की दृष्टि से कि इनमें इतिहासकार होने का कोई विशेष गुण नहीं था। इसलिए हम इनके बारे में जानने के लिए 2 विषयों पर ध्यान देंगे। एक तो इनका जो कवि होने पर का जो इनके बारे में सोचा जा रहा है उस पर, और दूसरा हम देंगे कि ये इनका इतिहास दर्शन क्या है। तो हम इस दोनों विचारों पर बात करने के लिए हम चलते हैं। कल्हण का इतिहास दर्शन क्या है, जो यही इतिहास दर्शन आज का हिस्टोग्राफी है कल्हण के लिए। तो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा के विकास के संदर्भ में जो पॉइंट्स है वह पूर्व मध्यकाल का है और पूर्व मध्यकाल को ही भारतीय इतिहास लेखन का मिलान बिंदु हम मान सकते हैं। जबकि देश के विभिन्न भागों में स्थानीय परंपराओं का समावेश लेखकों के विशिष्ट कृतियों में होते आया है। इसमें कश्मीर, नेपाल, असम, गुजरात इत्यादि जो है, वार्डर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं बार बार, उन्होंने कश्मीर का इतिहास लेखन, गुजरात का इतिहास लेखन ऐसे करके लगभग 1902 या 3 में लिखा है। तो इतिहास ये भी, इनका भी स्टेट वाइज जो इतिहास लेखन शैली है उसका हम उल्लेख करते हैं, जिसमें जो इतिहास लेखन की जो शैली है उस शैली में, पौराणिक शैली में जो गाथा है यानी कहानियां है, जो नराशंसी बोला जाता है, जो कभी बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे ऐसे ऐसे लोग, उनकी आख्यान, व्याख्यान, इतिहास, पुराण का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। क्योंकि हमने इनके जीवन में ही बता दिया था कि भार्गव वंश संबंध रखते हैं, शाश्वत कुल के हैं, तो ये लोग पौराणिक ब्राह्मण परिवार हैं और ये इनकी नवीन व्याख्या करते हैं। किसको? तो पुरातन शैली में जो पुराण इत्यादि का लेखन है उस पर, और इन नवीन परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार
कश्मीरी कवि कल्हण की यह शैली है और इसी शैली से राजतरंगिणी लिखी गई है। यानी राजतरंगिणी के लेखन में कविता भी है, कहानियां भी है, पुरुषत्व भी है, जैसे अन्य साहित्यों में मिलते हैं। तो इसी शैली में, जो शैली भारतीय शैली है लेखन की, उसी शैली में ये राजतरंगिणी का भी लेखन करते हैं। राजतरंगिणी से पता चलता है कि कल्हण ने इस ग्रंथ के लेखन में अपने पूर्व एवं समकालीन स्रोतों, इन्होंने स्रोत कौन कौन सा इकट्ठा किया, इनके पूर्व का या वर्तमान का जो चिट्ठियां हैं, जो राज परिवारों के शासन के आदेश हैं, जो तत्कालीन अभिलेख हैं, राजा रजवाड़ों का जो मुद्राएं हैं, कॉइन्स हैं, प्राचीन जो स्मारक हैं, तथा राजकीय अभिलेखागारों में, आर्काइव में जो सुरक्षित राजवंशावलियां हैं, उसका उपयोग इन्होंने उन अनेक राजवंशों के लेखन के लिए अपना सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया है। कल्हण ने इन स्रोतों का उल्लेख अपने ग्रंथ के प्रारंभ के श्लोक में किया है और कुछ स्रोतों की वे आलोचना भी करते हैं। वासम, एल बासम, एल बासम का कोई किताब, तो एल बासम ने इनके बारे में लिखते हुए यह कहा है कि प्रारंभ में इन्होंने अपने माने कल्हण अपने पूर्व के 11 इतिहासकारों एवं नीलमत पुराण का उपयोग स्रोत के रूप में किया है। जैसे हम लोग अभी कह रहे थे इनके दूसरे भाग के अध्ययन में कि ये उत्पल और कारकोटा वंशावली के लिए पूर्ववर्ती इतिहासकारों, अपने से पहले के इतिहासकारों का उपयोग किया है स्रोत के रूप में। इन्होंने तथ्यों का संग्रहण और तीर्थी क्रमों को भी विवरण का आधार मात्र नहीं बनाया है, बल्कि मंदिरों और मठों में जो रखे गए संलेख हैं, अभिलेख हैं तथा प्रशस्तियां हैं, उनका भी उपयोग किया है। मतलब पुरातात्विक के आधार पर इनका इतिहास लेखन है और साहित्य के आधार पर इनका इतिहास लेखन है, और जो फॉरेन अकाउंट है, विदेशी विवरणों में विदेशियों का भी जो जीवन यात्रा है या उनकी स्मृतियां हैं, उसको भी इन्होंने राजतरंगिणी लिखने में उनका उपयोग किया है। साथ ही साथ प्राचीन मुद्राओं, मौखिक, लिखित, हिंदू जीवन में प्रचलित तीनों परंपराएं यथा ललितादित्य की मृत्यु से संबंध जो परंपरा है, यशस्कर की मृत्यु संबंधी परंपरा इत्यादि इत्यादि को भी इन्होंने आधार बनाया है। कहने का मतलब है कि उस समय जो राजे रजवाड़े थे, उनका अपना जो कुल और परंपरा में जो चीजें चलती थी, जो संस्कृतियां चलती थी, उसका भी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा और उसके स्रोत के रूप में अपने राजतरंगिणी में इसको इस्तेमाल किया। और ऐसा भी उन्होंने लिखा है कि जब कोई बड़ा आदमी डेथ कर जाता है तो उसके संबंध में अनेक प्रकार की कथा कहानियां वातावरण में गूंजने लगती है और लोक जीवन में बताया जाता है। जैसे ही तुम लोगों को एक बात हम बताना चाहते हैं कि जब कोई देखोगे कि शोक सभा हो रही है किसी की मृत्यु के पश्चात, भाई जो मृत्यु जिनका हो गया उनके बारे में आप 2 लाइन बोलिए, तो वह व्यक्ति जो जीवित था वह भी नहीं जानता होगा कि हम इतना महान आदमी थे। जब उसके बारे में कोई शोक सभा होती है और उस पर जब लोग बोलने लगते हैं कि बहुत बड़े समाज सेवी थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे, तो यही बात राजतरंगिणी के आलोचना, कुछ प्रसंगों के आलोचना में कल्हण स्वयं कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके संबंध में अनेक प्रकार की कहानियां लोक जीवन में प्रचलित हो जाती हैं। कल्हण ने किसी भी परंपरा
को प्रचलन के रूप में स्वीकार नहीं किया और कल्हण अपने इतिहास लेखन में ये कुल कल्पित किसी भी कहानी या प्रचलन को नहीं लिखा है, अपितु उसकी प्रामाणिकता के संबंध में अपना विवेचन भी दिया है। और इस तरह आधुनिक इतिहास लेखन विद्या को वे स्वीकार करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि सत्य आधारित और साक्ष्य आधारित जो बातें हैं वह हमारी राजतरंगिणी में, कल्हण ने अपने राजतरंगिणी में डालने का प्रयास किया है। इसी आधार पर राजतरंगिणी को भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है और यह देश का पहला इतिहास का हिस्टोरिकल बुक्स के रूप में माना जाता है। प्राचीन भारत में सबसे अच्छा इतिहास उन्होंने ही लिखा है। वस्तुतः वे आधुनिक इतिहास लेखन कला से भी परिचित उस समय नहीं थे। वे नहीं जानते थे कि हाँ भाई इतिहास लेखन की ये कलाएं हैं। उन्होंने क्या किया है, क्यों सबसे ज्यादा माना जाता है कि उन्होंने सभी तरह के जो साक्ष्य है, जो सत्य पर आधारित है, उनका उपयोग अपने राजतरंगिणी में किया है। और न कि वह एक क्षेत्रीय इतिहास की पुस्तक हो के कश्मीर के अंदर सिमट गई है, बल्कि उसमें मौर्यों का इतिहास, कुषाणों का इतिहास इत्यादि इत्यादि देश के अन्य राजवंशों के इतिहास का भी लेखन किया गया है। मंदिरों के जो स्थापत्य है, जो अभिलेख है, जो वहां के दीवालों पर उत्कीर्ण है, उसको भी अध्ययन करके राजतरंगिणी के लिए उन्होंने स्रोत के रूप में उपयोग किया है। इसलिए सबसे अच्छी और सबसे पहली भारतीय इतिहास की पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है और कल्हण को सबसे पहला इतिहास लेखन में का एक इतिहासकार के रूप में भी हम स्वीकार करते हैं। कल्हण का ध्येय आदि काल के दंत कथाओं से प्रारंभ करके अपने समय तक कश्मीर का एक विस्तृत इतिहास लिखने का था। जैसा कि इतिहास का जब हम राइटिंग करते हैं और आप लोग जब डिसर्टेशन कीजिएगा तो उसमें एक भाग होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जहां से हम अध्याय 1, 2, 3, 4 प्रारंभ करते हैं, तो हम ये अध्याय क्यों बना रहे हैं, इसकी जरूरत है। इन सारी बातों को हम डालते हैं कहाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इतिहास हमारा जो टॉपिक है उससे पहले के जो घटनाएं हैं, जो पुरातन है और आदिकाल से हैं, जो दंत कथाओं पर आधारित है, मौखिक स्रोत पर आधारित है, स्थानीय हिस्टोग्राफी पर आधारित है, उन सब को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दर्शाते हैं। यह हिस्टोग्राफी का बेस्ट स्किल में से एक है और इस स्किल को कल्हण ने भी राजतरंगिणी लिखने में अपनाया है। उसमें उसने इतिहास की प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं, किंतु उत्तरकालीन महाकाव्य के कला परक अनुरोधों की तरह विलहण और अन्य लेखकों की बहुत ही उपेक्षा करते हैं, ध्यान कम देते हैं। दंत कथाओं में भी जो लगता है कि हाँ यह सत्य हो सकता है, उसका उन्होंने उल्लेख करने का प्रयास किया। ये इनकी लेखनी साहित्य के अलंकरण से सौंदर्यान्वित थी, यानी ये बहुत अच्छे कवि भी थे। साहित्य सौंदर्य के सिद्धांत के लिए वे शांत रस में, जब आप लिटरेचर में जाइएगा तो वहां बहुत सारे वीर रस हैं, प्रेम रस है, तो एक शांत रस है। तो शांत रस में वे महाभारत का प्रमाण विशेष प्रस्तुत करते हैं। और इनके जो भाषा, उसकी प्रांजल भाषा, कश्मीर का भी अभी तुम पूछ रहे थे ना कि पाली भाषा, तो कश्मीर की एक भाषा है प्रांजल भाषा। तो वहां भी लिपि जो थी कैथी थी, लेकिन भाषा प्रांजल का ये प्रयोग करते हुए घटना जो है उसका विस्तृत और सूक्ष्म विवेचना
कलहन करते हैं। और प्रत्येक राजा के राज्यारोहण की तिथियां, राज्यारोहण की तिथियां और दूसरे तीसरे अन्य का जो राजाओं हैं उनके सिलसिलेवार, जिसको हम वंशावली बोलते हैं, एक वंश परंपरा जिसमें पैदा होते हैं, और एक वो एक वह तिथि क्रमांक जिसमें वो शासनारूढ़ होते हैं, यानी शासन पर बैठते हैं। परंतु वे सभी घटनाओं में तिथि नहीं दे पाते हैं, जिससे इतिहासकार के रूप में कभी कभी उन्हें न स्वीकारने का भी मौका मिल जाता है। जैसे वे तिथियां देते हैं, तो 15 राजाओं की तो तिथि दे दी सिंहासन होने में, उसमें 1-2 का तिथि गायब है, नहीं मिल रहा है। तो जो उनके आलोचक हैं वे कहते हैं कि नहीं, ये कभी हो सकते हैं, कहाँ पूरा इतिहासकार तो नहीं है। कलहण ने कवि को ही इतिहासकार माना है। कलहण जो लिखते हैं वे कहते कि नहीं, कवि भी इतिहासकार हो सकता है, और वे अपने को स्वयं को बतलाते हैं कि मैं वैसा ही इतिहासकार हूं। इतिहास के संबंध में कलहण की अपनी मान्यता थी कि इतिहास से अधिकाधिक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि प्राचीन शासन कालों में ऐतिहासिक अध्ययन से भविष्य के राजाओं के भाग्यों और दुर्भाग्यों को देखने की अधिक शक्तिशाली दूरदृष्टि प्राप्त होती है। जैसे आप लोग को हमने पहले ही पढ़ाया, तो जब इतिहास पुराण ट्रेडिशन, तो उसमें हमने बताया था कि हम इतिहास लिखते क्यों थे। तो हमारा इतिहास का था पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी शिक्षा जहां से हमको मिलती है उसी का हम उसी के बारे में हम रचनाएं बनाते हैं। ये बात कलहण भी कह रहे हैं, और वही कहते हैं कि व्यवहारिक शिक्षा क्या मिल रही है जिससे राजवंशों को दूरदृष्टि प्राप्त हो सके। राजाओं की संक्षिप्त वर्णन किए जाने का कारण बतलाते हुए इनके बारे में एलबासम लिखते हैं कि संभवतः उनके पास संबद्ध सत्य आधारित साक्ष्य कम मात्रा में रहे होंगे, और दूसरी बात यह रही होगी कि वह विशेषतया नैतिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य मुख्य रूप से रखे होंगे। एलबासम कहते हैं। जब इनको कहा जाता है कि ये प्योर इतिहास कैसे हैं, इनमें तो एक साहित्यकार घुस के बैठा हुआ है, इसको स्वीकार करते हैं कलहण कि हाँ, मैं उसी तरह का इतिहासकार हूँ, क्योंकि भारतीय इतिहास लेखन में जिससे समाज को शिक्षा मिल सके, राजवंशों को जिससे दूरदृष्टि प्राप्त हो, वही इतिहास लेखन भारतीय इतिहास परंपरा में हम देख सकते हैं। एलबासम कहते हैं कि ऐसा दुनिया के इतिहासकारों को नहीं मानना चाहिए। राजतरंगिणी में जो कलहण ने लिखा है, उस समय जिस विषय पर उनको साक्ष्य की कमी थी उसको उन्होंने उद्धृत नहीं किया है, और नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन पर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का काम किया है। परंतु अपनी मातृभूमि कश्मीर के प्रति उनकी जो भावना दिखती है, जो राष्ट्रीय भावना दिखती है, वो पद हो या गद हो, वह उसमें एक राष्ट्रवादी इतिहास की श्रेणी में जरूर ले आता है। कलहण के बारे में एलबासम लिखते हैं और कहते हैं कि ये अपनी मातृभूमि के प्रति एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए एक राष्ट्रवादी इतिहास के रूप में इनको हम मानते हैं। और इन्होंने घटनाओं का, कोई भी घटना लिखते हैं तो उसमें वे निरपेक्ष हैं, माने पूरी तरह से निरपेक्ष होकर घटनाओं की विवेचना करते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि राजतरंगिणी में एक राजा जय सिंह के बारे में उन्होंने लिखा है। तो जय सिंह प्रकरण में देखते हैं कि कलहण उनके गुणों का, जय सिंह के गुणों का खूब प्रशंसा किए हैं, जबकि राजा जय सिंह के अवगुणों का खूब आलोचना भी की है। यानी एक इतिहासकार जिसके गुणों का बड़ाई करता है, उनके अवगुणों का
उसी तेवर में उतना ही वह बुराई भी करता है जो कलहन के लेखनी में है। कलहन ने अमानवीय शक्तियों में विश्वास रखते हुए भी कर्म के सिद्धांत को अधिक मान्यता दी है। उनके अनुसार कर्म मौलिक नैतिक समर्थन प्रदान करता है। किंतु वे दुष्कर्मों या जो दुष्कर्मों का दंड या उस जन्म में भुगतना या इस जन्म में भुगतना वह भाग्य को भी ईश्वर मानते हैं। हर एक भारतीय रचनाकारों ने पुनर्जन्म के बारे में कोई ठोस बात नहीं लिखी, बल्कि स्वीकार की है कि भाई इस जन्म में अगर आप गलती किए हैं तो भगवान वो आपको अगला जन्म में देंगे, और इस जन्म के जो कर्म है, आपके जो कठिनाइयां हैं या जो राजत्व प्राप्त है या सुख प्राप्त है, वह आपके पिछले जन्म की कमाई है। इस तरह की बातें कलहन भी लिखते हैं। किंतु आत्मिक विश्वास और शक्ति के साथ जो अभ्युदय है, जो आदमी बढ़ता है, यह बात भी वो स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में राजा दैवी नहीं है। भारतीय वैदिक काल में या पौराणिक वैदिक काल में भी नहीं कहीं माना गया। जैसे दुनिया के मिस्र का इतिहास है या कहीं का भी इतिहास है जिसमें राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त है, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारतीय लेखन परंपरा में, भारतीय इतिहास की परंपरा में राजा कभी भी दैवीय नहीं रहा है, जिसकी चर्चा आप राजतरंगिणी के राजाओं के वर्णन के आधार पर यदि हम कहें तो या कलहन की समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि उनकी भावना यही है कि ग्रंथ में अधिक से अधिक राजाओं का हम परिचय करा सके, जिसमें उन्होंने मात्र गुप्त, कश्मीर के एक राजा मात्र गुप्त, वहां से ये प्रारंभ करते हैं जो ऐतिहासिक सत्य है। यह प्रमाणित होता है, सत्य है, क्योंकि वह स्वतंत्र राज्य के रूप में कश्मीर का इतिहास यहीं से प्रारंभ होता है। काल गणना में उन्होंने पौराणिक काल गणना को अपनाया है और उस जिसमें कुछ अशुद्धियां आपको मिल सकती हैं। पौराणिक जो काल गणना है उसी काल गणना का उपयोग करते हैं कलहन भी। किंतु उसने जिन अभिलेखों का सहारा लेकर ग्रंथ रचना की है वह विश्वसनीय और साक्ष्य आधारित सत्य भी है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कलहन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विश्वसनीय साक्ष्यों से भरपूर था और उसने एक प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार की भूमिका भी निभाई है। जैसे हम जब तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं तो कारकोटा इत्यादि का जो इतिहास के बारे में तीसरे भाग में, वो समदर्शी हैं, उनके सामने किया घटनाएं घटी है और उसमें वे अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा कहते हैं। इनकी रचना में जनश्रुति एवं स्मृति में सुरक्षित अतीतकालीन राजनीतिक घटनाओं का भी समावेश है। यथा हर्ष का वे अपने राजतरंगिणी में उल्लेख करते हैं। एक बात यह हो सकती है कि हर्ष इनके मस्तिष्क में क्यों होगा, क्योंकि इनके पिता जो थे कंपन, वे तो हर्ष के दरबार के मंत्री थे, इसलिए हर्ष राजतरंगिणी में वे हर्ष का उल्लेख करते हैं, जिसका आविर्भाव कई शताब्दियों पहले हुआ था, बहुत पहले हुआ था। किंतु इनकी स्मृति कुछ अधिक या कुछ कम जनमानस में सुरक्षित थी, जनमानस में सुरक्षित थी हर्ष की, और उनको इन्होंने अपना राजतरंगिणी में एक टूल्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में व्यवहार किया है। कलहन के इतिहास दर्शन की समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि उन पर पौराणिक परंपरा का प्रभाव
था। भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में पुराण को इतिहास ही माना गया है। पुराण क्या है? तो पुराण इतिहास है। और राजतरंग जैसे वाण भट्ट के भी इतिहास लेखन में हम देखते हैं उनको कि वे पुराण से प्रभावित है। हर चरित्र का जो लेखन करते हैं वो पुराण प्रभावित है, और वो अपने हर चरित्र को भी कहते हैं कि वायु पुराण है, वायु पुराण के माफिक है। शाश्वत ब्राह्मणों की जो परंपरा है वे पुराण लेखन परंपरा के ये सभी लोग हैं, और कलहन पर भी पुराण लेखन परंपरा प्रभावित है। उन्होंने जलाशय में मग्न पृथ्वी का उद्धार कर उसे कश्मीर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब तुमको लगेगा कि कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं, कलहन कलहन कर रहे हैं कि जलाशय में मग्न यानी जलाशय में डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ पृथ्वी को उद्धार कर, माने जल से निकाल कर उसको कश्मीर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, और उसके इतिहास का सूत्रपात प्रजापति कश्यप ने किया। जब हम भारतीय वाङ्मय में आते हैं, भारतीय वाङ्मय में आप जब आइएगा तो उसमें यह है कि जो विष्णु का वराह अवतार होता है तो उस समय पृथ्वी क्या है? तो समुद्र तल के नीचे है, और समुद्र तल के नीचे जिस व्यक्ति के जो एक राक्षस है या उससे उद्धार करते हैं, वराह अवतार विष्णु लेते हैं और जल से पृथ्वी को ऊपर करते हैं और पृथ्वी का फिर सृजन होता है। यही बात राजतरंगिणी में कलहन लिखते हैं कि जलाशय से, वे समुद्र नहीं कहते हैं, कि जलाशय से पृथ्वी को निकाल कर जो जगह का निर्माण किया गया वही जगह कश्मीर है। और इसके इतिहास माने उसका जो शुरुआत किए वो प्रजापति कश्यप ने किया। प्रजापति और मनु का एक अलग वंशावली है। प्रजापतियों में भी बहुत सारे प्रजापति हुए, और उसी प्रजापति में प्रजापति कश्यप भी है, और ये कश्यप का नाम उद्धारकर्ता के रूप में लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ईश्वर और भाग्य को भी स्वीकार किया है। जैसे कहते हैं कि ईश्वर है और व्यक्ति का भाग्य भी है, आत्मबल और कर्म बल भी है, साथ ही साथ कर्म फल भी है। एक है कि आप अपने भाग्य से प्राप्त करते हैं, एक है कि आप ईश्वर से प्राप्त करते हैं, एक है कि आपके अंदर जो विल पावर है, आत्मबल है, आप उससे प्राप्त करते हैं, एक है कि आप कोई कर्म करते हैं उससे प्राप्त करते हैं, और साथ साथ आपके जो जितने सारे चीजें हैं उसका कर्म फल भी आपको उसी अनुरूप मिलता है। इन सभी आधारों पर विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि इनकी रचना एक और सामान्य जनों के लिए मनोरंजन के लायक है, क्योंकि इसमें कथा कहानी और राजवंशों की बात करते हैं, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी जरूरत उपायदेता को भी यह बताते हैं। कश्मीर के किसी रणआदित्य नामक शासक के विषय में उनका कथन है कि अपने आदेश मात्र से उसने कपित फल, अपने मनोनुकूल फल प्राप्त कर लिया। जैसे भारतीय पुराणों में या अन्य कथाओं में देखिएगा, विशेषकर भगवान राम के पिता दशरथ, वे यज्ञ से एक ऐसा फल प्राप्त करते हैं जिसको पुत्रिष्ठि यज्ञ कहते हैं, और उस यज्ञ से फल प्राप्त करते हैं जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कलहन एक बात लिखते हैं कि रणआदित्य जो है वो अपने आदेश देते हैं और फल निकल आता है। मेघवाहन नरेश के विषय में वे कहते हैं कि वह वरुण देवता की कृपा से श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लेता है।
वह राजा कैसे, वरुण उसको कृपा देते हैं और उसी से विजय प्राप्त कर लेता है। वरुण ने समुद्र जल को ऐसा स्थल रूप प्रदान किया कि कश्मीर की सेना ने समुद्र में पैदल पार करके श्रीलंका में प्रवेश कर गया। आप जब रामायण या रामचरितमानस में जाइएगा तो वहां पुल बनाने की बात है कि जल में वो पुल बनाते हैं, लेकिन यह कहते हैं कि नहीं, वो जल देवता यानी वरुण देवता की कृपा थी कि जो कश्मीर की सेना श्रीलंका पर चढ़ाई की वो पैदल ही चली गई। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि कलहन के इतिहास लेखन की शैली में एक ऐसे इतिहास लेखन का अभिनव धारा का प्रमाण मिलता है जो अनेक दृष्टियों से इतिहास की आधुनिक परिभाषा नहीं है, बल्कि आधुनिक परिभाषा के समीप है, क्लोज टू हिस्टोग्राफी, क्लोज टू मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तथा गुण दोष के आधार पर दुनिया के जो हेरोडोटस है, पॉलियम्बियस है, थ्योडाइटिस है, जैसे अनेक यूनानी इतिहासकारों के निष्कर्ष से एक यह हम मानते हैं कि इनकी भावना एक अच्छा इतिहास लेखक के रूप में थी और इन्हें दुनिया में इतिहास लेखन परंपरा के एक इतिहास लेखक के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ये सारी जो युक्तियां हैं, जो कथा कहानियां हैं, वह कहानियां कहने का जो इनका कहने का जो माने शैली है वह भले कवि का है, यह शैली भले ही कवि का हो सकता है, लेकिन ये जो कथा कहने का जो उद्देश्य है और कथा में जो डेटिंग है, जो स्रोत है, इसकी वो चर्चा करते हैं, तो वह इतिहास लेखन के समीप कहीं न कहीं नजर आता है। और इनकी भावना से आज प्रायः अधिकांश लोग कलहन को एक प्राचीन भारतीय इतिहास लेखक के रूप में स्वीकार करते हैं पूरी दुनिया में। और इस आधार पर जो कलहन का हिस्टोग्राफी है वह भारत में इनकी जो पुस्तक राजतरंगिणी है, यह भारतीय इतिहास की वाङ्मय में देश का सबसे पहला इतिहास की पुस्तक में मान्यता प्रदान करता है।